हैं संविधान सभा पर। पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं और पॉलिटी की क्लास जब भी स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे पहले संविधान सभा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। पहला तथ्य क्या है, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो आपको कई लोगों को नहीं पता होगा, तो ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का गठन किस डेट को हुआ, 6 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा का गठन अगर आपसे पूछे किस डेट को हुआ या संविधान सभा की स्थापना कब हुई, तो 6 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, तो 9 दिसंबर 1946। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था, अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, आपको बहुत अच्छे से पता है। आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी थे वो, तो उनको हटा के जो है अस्थायी अध्यक्ष चुनना था। तो अस्थायी अध्यक्ष जो किसको चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, या नॉर्मली कहीं अध्यक्ष चुना गया। तो अगर आपसे प्रश्न आए कि जो है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सच्चिदानंद सिन्हा भी ऑप्शन में दे रहेंगे तब भी वो आंसर ऑप्शन में नहीं होंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछे कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर आप प्रश्न पूछे कि 9 दिसंबर को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तब आपका आंसर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें तो 11 दिसंबर को तो अस्थायी अध्यक्ष जो है संविधान सभा के मिल गए। फिर उद्देश्य प्रस्ताव की बात आई तो उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। कई बार पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना बना है। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जिसको हम पढ़ते हैं अभी आगे आएगा, तो वो जो है किससे जुड़ा हुआ, उद्देश्य प्रस्ताव से। उद्देश्य प्रस्ताव में जो भारतीय संविधान का जो दर्शन होना था, जो फिलॉसफी होनी थी, जो सिद्धांत पे आधारित होना था, वो सब चीज़ें इसमें मेंशन की गई थी। अभी हम उसको देखते हैं। अब बात करें तो जो है ये संविधान निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए गए थे और भारत के संविधान की जो है प्रस्तावना का रूप लिया गया था। मिट गया यहाँ पे। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना का रूप किसने लिया, उद्देश्य प्रस्ताव ने, जिसको 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। दूसरा सवाल आपसे पूछता है उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड, तो उद्देश्य प्रस्ताव से रिलेटेड दूसरा सवाल थोड़ा यहाँ पे हम जितना जो चीज़ें लिख रहे हैं एक्स्ट्रा वो आप लिख भी सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। उद्देश्य प्रस्ताव को जो है संविधान सभा के द्वारा जो है पारित कब किया गया था पूरी तरीके से कंप्लीटली, तो 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को पूछा गया प्रश्न ये। तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया संविधान सभा के द्वारा, कई बार परीक्षा में पूछा गया राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो 22 जुलाई 1947। याद कर लीजिए डेट कि भारत का जो तिरंगा है राष्ट्रीय ध्वज, उसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा जो है एक्सेप्ट किया गया, स्वीकार किया गया। और इसमें आपसे कभी कभी पूछ लेता कि जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं, तो 24 तीली हैं। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत तो 15 अगस्त 1947 क्लियर है। इसके अलावा जो है आपको यहाँ पे दो चीज़ें और ध्यान रखनी, क्या है कि 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान, नेशनल एंथम, जनगण मन और साथ में राष्ट्रगीत वंदे मातरम दोनों को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। कब, 24 जनवरी 1950। डेट याद रखिएगा। अब आते हैं मसौदा समिति पर, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं। तो मसौदा समिति, अगर आपसे पूछे कि मसौदा समिति की स्थापना कब की गई थी, तो 29 अगस्त 1947। कब की गई थी मसौदा समिति की स्थापना, ड्राफ्टिंग कमेटी की 29 अगस्त 1947। और फिर जो है मसौदा समिति के अध्यक्ष किसको चुना गया था कुछ टाइम बाद, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके अलावा आपसे पूछता है कि संविधान सभा के जो है सलाहकार कौन थे, मुख्य सलाहकार कौन थे संविधान सभा के, तो संविधान सभा के मुख्य सलाहकार कौन थे, तो संविधान सभा के जो है मुख्य सलाहकार थे बी एन राव। तो बी एन राव जो है, बी एन राव संविधान सभा के मुख्य सलाहकार थे। आगे बढ़ते हैं। और ये सारी फैक्ट्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि परीक्षा में कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर भारत का संविधान पारित किया गया था और अपनाया कब गया था, तो पारित और अपनाया कब गया था, 26 नवंबर 1949 को। अच्छे से आपको पता है। और प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ संविधान सभा,
जो है द्वारा 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किया गया। तो भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा लागू किया गया। फिर संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये भी आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत भी स्वीकार कर लिए गए थे। इसके अलावा बात करें तो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। और भारत के संविधान की बात करें तो इसमें 395 अनुच्छेद है, मूलतः 8 अनुसूची हैं, 22 भाग हैं। आज के डेट में देखेंगे तो 470 कुल हैं, लेकिन ये 395 के अंडर में ही है, अंतर्गत ही है। जैसे मान लीजिए अनुच्छेद 21 है तो अनुच्छेद 21 के अंडर में ही 21A कर दिया गया है, जो शिक्षा का अधिकार 21 है। तो इस प्रकार जब आप ABCD एक्स्ट्रा जो संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए, जब आप उनको जोड़ लेंगे तो 470 के आसपास आएंगे। लेकिन आपसे जब पूछा जाता है जनरली तो यही पूछा जाता है। तो भारत के संविधान में मूलतः 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूची थी जो अब बढ़ के 12 हो गई है। आज हमने क्लास में भी आपको बताया था, बाकी भी आगे आएगा तो वहाँ पर भी बता देंगे। और 22 भाग, तो 22 भाग जो है ये मूलतः थे। तो अगर आपसे पूछे कि जो है भारत के संविधान में 26 जनवरी 1950 को कितने क्या स्थिति थी, तो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। आगे बढ़ते हैं। संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को और संविधान ने देश के मौलिक शासी दस्तावेज के रूप में भारत सरकार अधिनियम 1935 का स्थान ले लिया, क्योंकि इससे पहले जो शासन चल रहा था देश में भारत सरकार अधिनियम 1935 का चल रहा था। अब जो है संविधान के हिसाब से चलना होगा। और भारत का प्रभुत्व जो है भारतीय गणराज्य भी बन गया था। फिर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ध्यान रखिएगा कि पहला आम चुनाव जो है 1951 से 1952 के बीच में हुआ था। डेट आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो 1951-1952 में जो है देश का पहला आम चुनाव हुआ था। आगे बढ़ते हैं। जीबी मावलंकर के बारे में जानिए। जीबी मावलंकर के बारे में जानिए। जीबी मावलंकर का पूरा नाम गणेश वासुदेव मावलंकर था, जिन्हें प्यार से दादा साहब मावलंकर बोला जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जीबी मावलंकर को लोकसभा के जनक की उपाधि दी थी। तो लोकसभा के जनक की उपाधि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गणेश वासुदेव मावलंकर को दी थी। और ये कौन थे, तो ये जो है नवोदित राष्ट्र की पहली लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में मावलंकर थे। तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर थे। सिंपल में समझिए, जैसे आज के डेट में लोकसभा स्पीकर फिर से कौन चुने गए, तो ओम बिरला। तो ये प्रथम लोकसभा के, भारत का जो प्रथम लोकसभा स्थापित हुआ था चुनाव के द्वारा, तो प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, तो जीबी मावलंकर। इसके अलावा एक मुख्य तथ्य और भी इनके बारे में कि जीबी मावलंकर जी, संविधान सभा की 2 बैठकें होती थी। संविधान सभा जब संविधान सभा के रूप में बैठक होती थी तो उसकी अध्यक्षता करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। ये आपको नहीं पता होगा। तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष होते थे संविधान सभा के, जब संविधान सभा के रूप में बैठक करती थी। संविधान सभा जब कानून बनाने के लिए, कोई चीज़ पास करने के लिए जब बैठती थी, जैसे संसद कह लीजिए या विधायिका के रूप में संविधान सभा की मीटिंग होती थी कई सारी, तो संविधान सभा की जब संसद या विधायिका के रूप में मीटिंग होती थी तो इसकी अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर जी। ये आपको नहीं पता होगा, तो ध्यान रखिएगा। संविधान सभा की 2 प्रकार की मीटिंग्स होती थी। तो जब संविधान सभा के रूप में मिलती थी तो राजेंद्र प्रसाद जी अध्यक्ष थे ही, लेकिन जब संसद अधिनियम कानून वगैरह पास करने की बात आती थी तो जीबी मावलंकर जी अध्यक्ष बनते थे। आगे बढ़ते हैं। और इसके अलावा जीबी मावलंकर जी प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर भी रहे हैं, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के बारे में कुछ तथ्य जान लीजिए। संविधान सभा की बात करें तो जो है इसको तैयार करने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन लगे हैं। 18 दिन भी कहीं कहीं आप देखते हैं, तो 2, 11, 18 ये ज़्यादा माना जाता है। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। उसके बाद बात करें, इस अवधि के दौरान कुल 165 दिनों की अवधि में 11 सत्र आयोजित किए गए। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा में जो है कार्य करने के लिए जो है कितने सत्र आयोजित किए थे, तो 11। और संविधान के प्रारूप पर विचार करने के लिए कितना दिन गया, तो 114 दिन, ये ध्यान रखिएगा। और कैबिनेट मिशन द्वारा अनुशंसित योजना के अनुसार, तो संविधान सभा की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। कैबिनेट मिशन आया था भारत में, कैबिनेट मिशन के योजना के अनुशंसित योजना के अनुसार या उसके अनुशंसा के अनुसार जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी। और संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा जो हमने अभी बात की आपसे, कब जो है संविधान सभा की स्थापना हुई थी, तो 6 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की स्थापना कब हुई, 6 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा हुई, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा अनुशंसित योजना के हिसाब से। और इसके अनुसार क्या किया जाना था, प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से सदस्यों का चुनाव किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ध्यान रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। और प्रांतीय विधानसभा के माध्यम से 292 सदस्य निर्वाचित हुए थे। 93 सदस्य जो है भारतीय रियासतों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और 4 सदस्य जो है मुख्य आयुक्त थे प्रांतों के, जिनको चीफ कमिश्नर बोला जाता था। आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं उद्देशिका पर, भारत के संविधान की उद्देशिका पर, जिसको प्रस्तावना भी बोला जाता है, प्रस्तावना भी बोला जाता है। तो जो है भारत की संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका जो है भारत के संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। अब बात करें तो यह जो है कैसे डिनोट करती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, सबसे पहला चीज़ आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो है भारत को जो है क्या घोषित करता है प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि हम सोवरेन हैं, स्वतंत्र है पूरी तरीके से, किसी के अंडर में नहीं है, हम अपने फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है, सरकार स्वतंत्र है, भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र है, किसी भी बाहरी शक्ति का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी शब्द और पंथ निरपेक्ष शब्द और साथ में जो है अखंडता शब्द, तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, तो ये ध्यान रखिएगा। तो समाजवादी घोषित किया गया, पंथ निरपेक्ष घोषित किया गया और लोकतंत्रात्मक गणराज्य। लेकिन जब 26 नवंबर, अगर आपसे पूछे कि 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी, संविधान, भारत के संविधान की प्रस्तावना ने भारत को क्या घोषित कर रखा था, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं था उस समय, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता कब आया है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। तो ये क्लियर है आपको। तो 26 जनवरी 1950 में भारत को जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये घोषित कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं, जो है संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान के माध्यम से जो है 3 प्रकार के न्याय की घोषणा करती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय, तो न्याय देती है। आज वाले प्रश्न में आपने देखा होगा। फिर है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करती है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। फिर है समता, समता माने समानता, तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। फिर है उसको प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में क्या क्या होना चाहिए कि जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। तो बंधुता बढ़ाने के लिए जो है व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता यहाँ पे बढ़ाने की बात की जा रही है। फिर है 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मर्पित किया गया है। और ध्यान रखिएगा संविधान सभा में जो है संविधान की प्रस्तावना में केवल एक ही बार, अभी तक एक ही बार केवल जो है परिवर्तन हुआ है, एक ही बार संशोधन हुआ है संविधान संशोधन के माध्यम से, हुआ है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। और यहाँ पे वही चीज़ दी भी गई है कि प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर कंप्लीट जो है आ गया है, राष्ट्र की एकता की जगह पे आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान क्यों और कैसे। तो ये चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का, थोड़ा सा इसमें से जो आपके काम का वो देख लेते हैं। अब संविधान का यहाँ पे बताया गया है कि कुछ जो जरूरी चीज़ें होती हैं कि संविधान का काम क्या होता है, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। तो संविधान का अब आगे कंप्लीट होने के बाद हम क्वेश्चंस पे आएंगे। संविधान का पहला काम है कि बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे। तो आपको ये पॉइंट वाइज दिया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है संविधान जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहता है। फिर दूसरा है, संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज के में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, यानी भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है। सिंपल में समझिए, भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, संवैधानिक सर्वोच्चता है भारत में। और वहीं इंग्लैंड की बात करें, इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में संसदीय सर्वोच्चता है, संसद वहाँ की ज़्यादा मजबूत है, संसदीय सर्वोच्चता है। और भारत में संवैधानिक सर्वोच्चता है, संसद से भी मजबूत है संविधान। अब आगे बढ़ते हैं, संविधान का तीसरा काम क्या होता है कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाए। तो यानी सरकार कुछ गलत सलत कानून जो है नागरिकों के ऊपर नहीं थोप सकती है, और ये सीमाएं इस रूप से मौलिक होती कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती। जैसे मूल अधिकार वगैरह दिए गए हैं। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्व भी बताए गए हैं जिसके अंतर्गत सरकार को काम करना रहता है। मूल अधिकार तो जो है हम जाके सुप्रीम कोर्ट में बहाल भी करवा सकते हैं अगर उसका उल्लंघन होता है सरकार के किसी कानून द्वारा। आगे बढ़ते हैं, संविधान का चौथा काम क्या होता है। तो संविधान का चौथा काम सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करना जिससे वो जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थितियों का निर्माण कर सके। तो कभी कभी इस टाइप के भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। अब जो है संविधान की बात करें
तो नेपाल के संविधान की यहाँ पे आप एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, हमने आपको क्विज में भी क्वेश्चन दिया था। 2008 में नेपाल ने राजतंत्र को खत्म किया। तो पहला सवाल कि नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? 2008 में। दूसरा चीज़ कि लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? नेपाल लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 2015 में। ये हमने क्वेश्चन भी दिया था आपको, तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान कैसे बना, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा भी है, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो संविधान सभा ने संविधान को बनाया था, जिसने अविभाजित भारत में निर्वाचित किया गया था। यानी जब भारत बटा नहीं था तभी जो है संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और इसकी पहली बैठक में 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और 14 अगस्त 1947 को भारत विभाजित हो चुका था, क्योंकि 14 अगस्त को पाकिस्तान बन चुका था। तो विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। तो 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत के संविधान सभा के रूप में इसकी पुनः बैठक हुई। संविधान सभा के सदस्य 1935 में स्थापित। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के जो सदस्य थे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। तो यहाँ भी वही चीज़ दिया गया कि अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए। और संविधान सभा के जो सदस्य थे 1935 यहाँ पे क्यों लिखा गया? क्योंकि 1935 में जो है मतलब जो द्वैत शासन का कॉन्सेप्ट था प्रांतों में 1919 के कानून से उसको हटा दिया गया था। तो द्वैत शासन हटा दिया गया था प्रांतों में। तो 1935 में जो है प्रांतों में प्रांतीय स्वायत्तता आ गई थी। तो उस तरीके के यहाँ पे बात कर रहा है कि 1935 के हिसाब से जो प्रांतीय विधानसभाएं फिर से बनाई गई थी, उसके हिसाब से जो है जो उसके सदस्य थे उन्होंने जो है अप्रत्यक्ष विधि से चुना था। तो ये क्लियर हो गया। संविधान सभा के जो सदस्य थे 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से चुने गए थे। अप्रत्यक्ष विधि ध्यान रखिएगा, डायरेक्टली नहीं चुने गए थे, प्रत्यक्ष रूप से तब चुने जाते जब जनता चुनती है। जब जनता चुनती है तो उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे भारत में बात करें, जो एक सांसद होता है तो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। प्रधानमंत्री जो सांसद होते हैं वो चुनते हैं, तो प्रधानमंत्री अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। उसी प्रकार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो बोला जनता क्यों जाता है? क्योंकि जनता के प्रतिनिधि इनको चुन रहे हैं। तो वैसे ही संविधान सभा के सदस्यों का जो चुनाव हुआ था उसको उनको किसके द्वारा निर्वाचित किए गए थे? तो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा। और प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे वो कैसे निर्वाचित होते थे? तो जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, लेकिन बहुत कम, लगभग 10% आबादी को ही, केवल 10% आबादी को ही तमाम, जैसे जिसके पास ज़मीन है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया थे, ज़मीन है, पैसा है, ये सब है, तो उस टाइप का कुछ क्राइटेरिया था। तो लगभग 10% आबादी को ही 1930 तक 40 और 1940-42 की बात करें तो 10 से 15%, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो 10 से 15% आबादी, भारत की 10 से 15% आबादी को ही जो है भारत की जो आबादी थी वो प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करती थी। तो आप सोच सकते हैं कि कितना लिमिटेड यहाँ पे जो है मताधिकार था। तो इसलिए जब आपको हमने प्रश्न एक कराया था हेडमास्टर वाला, तो वहाँ हमने जो वयस्क मताधिकार वाला था उसको जो है आपसे बताया था कि वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं चुने गए थे। क्यों नहीं चुने गए थे? क्योंकि बहुत सीमित मताधिकार था। जब बहुत सीमित मताधिकार है तो वयस्क मताधिकार हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ है। और वयस्क मताधिकार का मतलब ये होता है कि अगर 18 साल माना गया है तो 18 साल या उससे ऊपर के सभी लोग एलिजिबल होंगे, लेकिन यहाँ तो नहीं थे, केवल 10 से 15% लोग, और वो भी कुछ क्राइटेरिया थे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। संविधान सभा की रचना लगभग उसी योजना के अनुसार हुई जिसे ब्रिटिश मंडल की एक समिति कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। तो कैबिनेट मिशन ने प्रस्तावित किया था। आप कमेंट करके बताएं कि कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा था। आगे बढ़ते हैं। और कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार जो है महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहला, प्रत्येक प्रांत देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें दी गई थी। तो जो सीटें दी गई थी वो जनसंख्या के अनुपात में थी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था। तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा गया परीक्षा में, तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट का अनुपात रखा गया था, याद रखिएगा ये। आगे बढ़ते हैं। और प्रत्यक्ष शासन वाले जो प्रांत थे, प्रांतीय जो विधानसभा थे, उनके द्वारा 292 सदस्य चुने जाने थे और देशी रियासतों को न्यूनतम 93 सीटें आवंटित की गई इस तरीके से। 10 लाख वाले कॉन्सेप्ट से 10 लाख एक सीट के लिए। तो जो है ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों द्वारा 292 सदस्य चुने गए अप्रत्यक्ष रूप से, और 93 सीटें जो है न्यूनतम आवंटित हुई देशी रियासतों को। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक प्रांतों की सीटों को 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोग कन्फ्यूज होते हैं। तो प्रत्येक प्रांत की, यानी प्रत्येक जो प्रांत थे उनकी जो सीटें थी उनको 3 प्रमुख समुदायों में बांटा गया था। किसमें बांटा गया था? मुसलमान, सिख और सामान्य में। उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया गया था।
अब यहाँ पे आप जो है ध्यान रखिएगा कि जो प्रत्येक प्रांत की सीटें थी, 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और सामान्य। तो सामान्य में ही हिंदू आते हैं, बाकी और जो बचे तो हिंदू और सब जो जितने भी लोग थे, हिंदू, दलित वगैरह सब इसमें आ गए। मुसलमान और सिख को अलग कर दिया गया था, मुसलमान और सिख को अलग कर दिया गया था, सामान्य अलग कर दिया गया था। सामान्य में ही हिंदू वर्ग आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब आपसे पूछेगा कि किन 3 प्रमुख समुदाय में प्रांतों की सीटों को बांटा गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए मुसलमान, सिख और सामान्य। मुसलमान, सिख एंड जनरल, जनरल भी इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं में प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना था और इसके लिए उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व, यानी जनता की बात कर रहे हैं कि जो प्रांतीय विधानसभा के जो सदस्य थे उनको जो है उनके समुदाय के लोगों ने, जैसे मुसलमान को मुसलमान समुदाय के लोगों ने, सिख को सिख के समुदाय के लोगों ने, और सामान्य में जितने भी वर्ग थे सब मिला के, जैसे हिंदू हैं, दलित है और भी जो वर्ग है वो सब मिला के जो है सामान्य के सीटों पर चुने गए थे। तो और ये किस माध्यम से चुने गए थे? समानुपातिक प्रतिनिधित्व। ये भी याद रखना है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुने गए थे प्रांतीय विधानसभा के सदस्य। और प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने किसका चुनाव किया था? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों ने चुनाव किया था संविधान सभा के सदस्यों का। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्वरूप की बात करें तो 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, 3 जून 1947 की योजना के अनुसार, और आप लोग इस क्लास को कई बार देख लीजिएगा क्योंकि आप नोट्स तो हम आपको दे देंगे, लेकिन आप जितना समय में पढ़िएगा उससे जल्दी आपका क्लास वापस से रिवाइज हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से कई बार देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नोट कर लीजिएगा। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है एक बार नोट कर लीजिएगा, हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। कितना PDF आप पढ़ेंगे, तैयार करेंगे? PDF की भी एक लिमिटेशन होती है। आपका मन भी एक दिन रूठ जाता है कि बहुत हो गया PDF, डिमांड तो सभी करते हैं, लेकिन PDF आप कितना पढ़ पाएंगे? तो महत्वपूर्ण चीज़ों को आप जरूर नोट कर लें। और आज के जो हेड टीचर वाला प्रश्न हुआ था, तो वहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में आंसर चेंज कर लीजिएगा, वहाँ पे ईओसीन युग होना चाहिए। तो हिमालय का प्रथम उत्थान कब हुआ था? ईओसीन युग में हुआ था। तो आप उसको सही कर लीजिएगा। हमने त्रुटिवश जो है टर्सरी और आंसर ई बताया था, तो आंसर वहाँ पे जो है सी है, सी में जो है ईओसीन युग दिया है, तो ईओसीन युग दिया गया, तो आप उसको कर लीजिएगा 7वें प्रश्न में। हिमालय का प्रथम उत्थान ईओसीन युग में हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इसको सही कर लीजिएगा। बाकी सब वहाँ पे चीज़ें सही हैं। किसी ने जो है मतलब जो है कोई कंफ्यूज था इसमें कि जो है कराची अधिवेशन कब हुआ था, तो ध्यान रखिए जो 29 मार्च से 31 मार्च के बीच में कराची अधिवेशन हुआ था 1931 को, ये विशेष अधिवेशन था। विशेष अधिवेशन क्यों था? जब अर्जेंसी में अधिवेशन आता है कांग्रेस का तो उसको विशेष अधिवेशन बोला जाता था। इससे पहले 23 मार्च को शहीद भगत सिंह को और उनके साथियों को फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च के बाद 29 मार्च 1931 को जो है यहाँ पे कराची अधिवेशन हुआ था, जहाँ पे गांधी जी को काले झंडे वगैरह दिखाए गए थे। तो उस प्रश्न का आंसर सही है, कराची अधिवेशन ही सबसे अंतिम में हुआ, तो इसको लेकर आप कन्फ्यूजन में ना रहें। अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्वरूप। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार विभाजन के बाद वे सभी प्रतिनिधि संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे जो पाकिस्तान के क्षेत्रों से चुनकर आए थे। यानी पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान जो बनना था, पाकिस्तान में जो क्षेत्रों में के जो सदस्य थे वो अब इसमें नहीं रहेंगे भारत की संविधान सभा में। तो इतना आपको क्लियर है। और 3 जून 1947 की योजना को हम किस नाम से जानते हैं? तो माउंटबेटन योजना। कई बार आपसे परीक्षा में पूछा गया कि माउंटबेटन योजना कब आई थी, तो 3 जून 1947। भारत के विभाजन को इसने क्लियर कर दिया। तो भारत के विभाजन की रूपरेखा किस योजना के तहत बताया गया था? 3 जून 1947। और संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर कितनी रह गई? तो संविधान सभा के वास्तविक जो पहले जो सदस्य थे 389 थे, कितने थे? 389 थे। घट के कितनी हो गई वास्तविक सदस्यों की संख्या? 299। तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। और इसमें से 26 नवंबर 1949 को, यानी भारत के संविधान सभा की बात कर रहे हैं, तो 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे, 15 नहीं थे किसी कारणवश। तो 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्य थे और इन्होंने ही अंतिम रूप से पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने जो है संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे, तो कुल 284 सदस्यों ने। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ पे आपको बता दी जा रही हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रारूप समिति के सभापति। तो सभापति आए या अध्यक्ष तो एक ही बात है। तो प्रारूप समिति के सभापति और अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर जी।
जो महत्वपूर्ण चीज़ें उसको देख लेते हैं, फिर प्रश्न पे आते हैं। और बात करें तो यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन से जिन सिद्धांतों को संविधान सभा में लाया गया था उसका सर्वोत्तम सारांश हमें जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बोला जाता है इंग्लिश में इसको, तो उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता है। और इस प्रस्ताव में संविधान सभा के उद्देश्यों को परिभाषित किया गया था और इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी और इसको जो है फाइनली कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को। ये आप ध्यान रखिएगा, 22 जनवरी 1947 को जो है उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था संविधान सभा द्वारा। प्रस्तुत कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को। यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी, उद्देश्य प्रस्ताव में महत्वपूर्ण चीज़ें क्या थी देख लीजिए। और यही चीज़ें आपको जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी सेम टू सेम मिल जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देख लीजिए, तो भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य है, संविधान की प्रस्तावना में है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर ऐसे क्षेत्र का जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं तो इसका संघ होगा। तो आप अनुच्छेद 1 में जब देखते हैं तो भारत जो राज्यों का संघ है यहीं से बात की जाती है, तो जो जुड़ना चाह रहे थे उन सबका एक संघ होगा। संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग कार्यों का संपादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई हैं। फिर है संप्रभु और स्वतंत्र भारत, इसके संविधान की समस्त शक्तियों का और सत्ता का स्रोत जनता है। देखिए, हम भारत के लोग क्यों बोला जाता है कि हम भारत के लोग संविधान को अंगीकार करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता का और समस्त शक्तियों का, संविधान की समस्त शक्तियों का और सत्ता का सारा स्रोत कौन है, भारत की जनता। तो इसीलिए संविधान हम भारत से स्टार्ट होता है, हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है, क्योंकि हम लोग सुप्रीम हैं। लेकिन आज के डेट में नेता लोग जो रहते हैं भगवान बने घूमते हैं, उनको और जनता को लगता है कि मतलब वो लोग, इनकी क्या ही हैसियत है। लेकिन भारत के संविधान ने वास्तव में, आप भी समझिए, भारत के संविधान ने वास्तव में जो है भारत की जनता को जो है संविधान की समस्त शक्ति और सत्ता का स्रोत माना है। तो संप्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता है। लेकिन हम खुद, हमारी ही गलती है कि हम जो राजनेताओं को भगवान मान बैठते हैं, एक को फॉलो करते हैं, दूसरे का विरोध करते हैं, जबकि हमको फॉलो करना चाहिए, हमारे लिए काम करना चाहिए, हमारी मांगों को उठाना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे उल्टा ट्रेंड चलता आ रहा है और ये सब होता है जब लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचता है। भारत में तो अभी तक नहीं पहुंचा है, देखते हैं कब पहुंचता है। जब लोकतंत्र परिपक्व अवस्था में पहुंचता है तो जनता की जो मांगें होती हैं, जनता सुप्रीम होती है, जनता प्रायोरिटी दी जाती है, नेताओं की उतनी वैल्यू नहीं होती। लेकिन अभी क्या है, नेताओं की ज़्यादा वैल्यू है। जो भी नेता जहाँ भी पहुँच गया, चाहे रीजनल लीडर हो चाहे नेशनल लीडर हो, एक पूरा माहौल बना दिया जाता है, लाखों करोड़ों रुपये एक कार्यक्रम पर फूंक दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए। अभी हमने आपको दिखाया था। कानून के समक्ष समानता, तो ये भी दिया गया है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, ये भी है। कानून और सार्वजनिक नेता की सीमा में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता भी दी गई है। क्लियर है। व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत दिया गया है। अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और जनजातीय क्षेत्र, दलितों अथवा अन्य पिछड़ों वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 29-30 याद करिए, अनुच्छेद 29-30 में ऐसी चीज़ें दी गई हैं। तो उद्देश्य प्रस्ताव आप देख पा रहे हैं कि इसका डायरेक्ट जो है असर किस पे पड़ा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना पर। इसके अलावा भारत के संविधान में यहाँ से चीज़ें ली गई हैं। फिर है गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभी राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी। विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात अनुच्छेद में करता है, अनुच्छेद 51 में करता है। अब आते हैं विभिन्न देशों के संविधानों से लिए गए प्रावधान। ये लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का। इसके बाद हम प्रश्नों पे आ जाएंगे। तो बात करें ब्रिटिश संविधान। ब्रिटिश संविधान से हमने क्या क्या लिया है, तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला। तो सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला, जैसे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर 100 वोट हैं तो 100 वोट में मान लीजिए एक को मिला 30 वोट, दूसरे को मिला जो है 25 वोट, और तीसरे को मिला यहाँ पे मान लीजिए 35 वोट मिला, तो 30, 35, 65 हो गया। तो यहाँ 40 कर देते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। 100 वोट हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, 100 वोट थे मान लीजिए, 30 एक पार्टी को मिले, 40 एक को मिले, या मान लीजिए एक कैंडिडेट को मिले और 30 एक कैंडिडेट, तो 100 वोट हो गए। लेकिन जो यहाँ पे 40 जो पाया, यानी जो सबसे ज़्यादा पाया, सर्वाधिक मत जो पाया, उसी को विजेता घोषित किया जाता है भारत में, चाहे वो जो है चुनाव होता है जब, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। तो ब्रिटिश संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। दूसरा चीज़ है सरकार का संसदीय रूप। भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, भारत की संसदीय व्यवस्था कहाँ से ली गई, ब्रिटिश के संविधान से। इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन संविधान से एक ही बात है।
कानून के शासन का विचार, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन का विचार कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से। विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका, तो विधायिका में अध्यक्ष का पद और उनकी भूमिका भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। कानून निर्माण की विधि भी ब्रिटिश संविधान से ली गई है। आयरलैंड से महत्वपूर्ण चीज़ क्या ली गई है? कई बार परीक्षा में पूछा गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो संविधान के भाग 4 में अभी हम आगे देखेंगे, तो भाग 4 में 36 से 51 के बीच में, अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में रखे गए हैं। तो आयरलैंड का संविधान से हम या आयरिश संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। आगे बढ़ते हैं, फ्रांस का संविधान से क्या लिया गया? तो फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपसे पूछता मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यहाँ पे दिया नहीं है, तो मौलिक कर्तव्य जो है रूस से लिया गया। तो ध्यान रखिएगा, जो मौलिक कर्तव्य ऐड किए थे बाद में वो जो है रूस से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया? तो मौलिक अधिकारों की सूची, तो फंडामेंटल राइट्स जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में भाग 3 में, तो मौलिक अधिकारों की जो सूची अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, चूँकि एनसीईआरटी में दी गई, तो पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। कभी भी एग्जामिनर जब इधर से टहल रहा होगा तो तुरंत देखा कि अरे चलो 2 क्वेश्चन बना ही लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण आपके लिए। फिर कनाडा का संविधान से क्या लिया गया है? कनाडा के संविधान से तो अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, केंद्रीय सरकार वाली संघात्मक व्यवस्था, यानी जहाँ पे केंद्र सरकार ज़्यादा मजबूत होती है। तो जब आपसे पूछे मजबूत केंद्र की व्यवस्था कहाँ से ली गई, तो कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत ये भी कनाडा से, अवशिष्ट शक्तियों का संविधान भी कनाडा से, गवर्नर का भी कॉन्सेप्ट कनाडा से, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं प्रश्नों पर। पहला प्रश्न आपका, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, पहला साइमन कमीशन, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935, तीसरा क्रिप्स मिशन, चौथा है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो 22 मार्च 1942 को, याद रखिएगा 22 मार्च 1942 को दिल्ली पहुंचा था। क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्टेफर्ड क्रिप्स ने। सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके जो है अध्यक्ष थे, जो आगे चलकर कैबिनेट मिशन प्लान के भी सदस्य बने थे। तो क्रिप्स मिशन स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। और ये क्यों आया था? क्रिप्स मिशन क्यों आया था? क्योंकि भारतीयों के सहयोग के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग के लिए जो है, या भारत के सहयोग के लिए जो है, यहाँ पे कुछ बातें करनी थी, और उसमें जो है उसके तहत इन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार की तरफ से इनको भेजा गया था। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा जो है एक निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई कि भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा की बात की गई कि एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। यहीं पे मामला गड़बड़ हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कांग्रेस किसी भी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध का इंतजार नहीं कर सकती थी कि कब खत्म होगा। 42 चल रहा, 45 में ऑलरेडी खत्म हुआ, पता नहीं 50 तक चलता। तो ये चीज़ थी। तो ये मतलब इस प्रकार क्रिप्स मिशन असफल रहा। मुख्यतः देखा जाए तो क्रिप्स मिशन असफल रहा। और क्रिप्स मिशन की असफलता के परिणाम स्वरूप कौन सा आंदोलन आया था? भारत छोड़ो आंदोलन। क्रिप्स मिशन की सफलता के स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था, याद आया होगा आपको। तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। सारे महत्वपूर्ण नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। काफ़ी डिटेल में हमने आपको बताया भी है, PI क्विज के माध्यम से भी, बाकी क्लास में भी। तो इस प्रश्न का आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि क्रिप्स मिशन पहला ऐसा मिशन था, या पहला ऐसा जो है कमेटी थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजी गई, जिसने पहली बार एक निर्वाचित संविधान सभा की बात की थी भारत के संविधान के निर्माण के लिए। प्रस्ताव दिया था इसने। और क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था। महात्मा गांधी जी ने कहा था। तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा हमने आपको जो है मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास बताई थी, तो वहाँ पे कुछ एक त्रुटि थी, तो उसको दूर कर लीजिएगा। लगे हाथ याद आ गया तो बता दे रहे हैं। भारत छोड़ो और साइमन गो बैक। साइमन गो बैक का जो नारा है, साइमन गो बैक, भारत छोड़ो साइमन गो बैक का नारा किसने तैयार किया था, किसने बनाया था? तो यूसुफ मेहर अली। यूसुफ मेहर अली, तो ध्यान रखिएगा, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो और साइमन गो बैक का नारा दिया था या बनाया था। भारत छोड़ो ये हो गया। इसके अलावा करो या मरो, जब करो या मरो की बात आएगी तो गांधी जी ने इसको दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। तो याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये फ़र्क है। और वहाँ पे जो है किसी ने हमको भेजा था, तो उसमें जो हमने आपको क्लास में पढ़ाया था तो उसमें त्रुटि थी, तो आप उसको दूर कर लीजिएगा। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। भारत छोड़ो साइमन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो का जो नारा था उसको प्रसिद्ध किसने किया था? तो गांधी जी ने प्रसिद्ध किया था, क्योंकि महत्वपूर्ण नेता वही थे। लेकिन इसको बनाया किसने था? तो यूसुफ मेहर अली ने। अब आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में
कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो आपको बहुत अच्छे से पता है कितने जनसंख्या में एक सीटें दी गई थी। तो 10 लाख में 10 लाख प्रति जो है व्यक्ति एक सीट के लिए प्रत्येक प्रांत को। आगे बढ़ते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन जो है कब आया था? तो कैबिनेट मिशन जो है 24 मार्च 1946 को भारत आया था, याद रखिएगा 24 मार्च 1946 को। और किसकी अध्यक्षता में आया था? तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में आया था। और इसमें अन्य सदस्य कौन से? तो स्टेफर्ड क्रिप्स इसके सदस्य थे इस बार, एबी अलेक्जेंडर भी सदस्य थे। तो पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। एबी अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अन्य सदस्य थे। तो 3 सदस्य थे कैबिनेट मिशन में। इसी प्रकार क्रिप्स मिशन में भी 3 सदस्य थे। विलियम वुड इसके सदस्य नहीं थे। तो इसमें प्रश्न पूछा गया कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आंसर हो जाएगा विलियम वुड। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो आपको अच्छे से पता है कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? तो अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य कौन नहीं था? तो यहाँ पे बात की जाए तो राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये सदस्य नहीं थे। राजगोपालाचारी सदस्य थे, राजेंद्र प्रसाद जी थे, जगजीवन राम जी थे। और 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है। तो 2 सितंबर 1946 याद रखिएगा, 24 अगस्त नहीं पूछेगा। तो 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे, हमने कई बार आपको बताया है। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, कई बार पूछा गया है। जगजीवन राम जी श्रम मंत्री थे, कई बार पूछा गया है। राधा कृष्णन जो है इसके मेंबर नहीं थे, इसके सदस्य नहीं थे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो देखिए, क्या यही प्रश्न था जो हमने आपको हेडमास्टर में पॉलिटी में कराया था? आप कहेंगे हाँ। तो कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? तो यह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। तो आप कहेंगे वयस्क मताधिकार पर तो आधारित थी नहीं, बहुत सीमित मताधिकार दिया गया। तो पहला गलत है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी? तो नहीं, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। आप भी सॉल्व करते चलिए साथ में, आपको याद भी हो जाएगा। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझिए, एक्सप्लेनेशन को समझिए, 2 से 3 बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। यह बहुदलीय निकाय थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। संविधान सभा बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया, ये भी बात सही है। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। तो यहाँ पे विकल्प दिया गया है 3, 4। ये IAS प्री में 1993 में पूछा गया था, फिर राजस्थान में पूछा गया था, फिर BPSC द्वारा भी पूछा गया था और हेडमास्टर में पूछा गया। तो देखते हैं, मतलब जो क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं हम आपके लिए वही लेके आते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा? तो नहीं, अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा? बिल्कुल नहीं। भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा? तो ये भी नहीं। प्रांतीय सभाओं द्वारा। तो संविधान सभा के सदस्यों की बात कर रहे हैं तो प्रांतीय सभाओं के जो सदस्य थे, प्रांतीय विधानसभाओं के जो सदस्य थे उनके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहा है, तो आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कब चुने गए थे? 11 दिसंबर 1946 को। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा आपसे अगर प्रश्न पूछे संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के उपाध्यक्ष, तो संविधान सभा के अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछेगा, संविधान सभा के उपाध्यक्ष पूछेगा तो आंसर याद रखिएगा HC मुखर्जी। HC मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। फिर आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देख लीजिए, क्लियर है। जब भी आंसर सच्चिदानंद सिन्हा होगा वो प्रश्न आपको बता ही देगा। पहली बैठक की बात करा, 9 दिसंबर की बात करा, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी, इसलिए उनको अस्थायी अध्यक्ष भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष की जब बात आएगी तब हमने आपको क्या बताया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कंफ्यूज नहीं होना है, जब अध्यक्ष की बात करेगा संविधान निर्मात्री सभा की इन जनरल तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी?
तो यहाँ पे जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना की बात करी जा रही है। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 6 दिसंबर 1946 को की गई थी। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। पहली मुलाकात, पहली मीटिंग जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो अभी हमने आपको पीआईबी की साइट से आपको वहाँ से पढ़ाया था ऊपर, अभी जो सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था। पीआईबी सरकारी वेबसाइट है भारत सरकार की, तो वहाँ आपको साफ साफ दिया गया कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई, 6 दिसंबर 1946। तो ध्यान रखिएगा 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना की गई थी और 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई है। तो ये ध्यान रहे। तो आंसर यहाँ पे 6 दिसंबर होना चाहिए था और यहाँ पे चूंकि विकल्प में गलती दिया है तो इसको 6 दिसंबर कर लीजिए, 6 दिसंबर 1946 को। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो बहुत अच्छे से पता है आपको, 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो यहाँ पे चूंकि वर्ष दिया गया है तो आंसर हो जाएगा दिसंबर 1946, 6 दिसंबर 1946। आगे बढ़ते हैं। भारत का संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया था, तो आपका आंसर है, तो यहाँ पे प्रश्न में थोड़ा सा त्रुटि है तो इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे उद्देश्य प्रस्ताव की बात कर रहा है, देने का उद्देश्य प्रस्ताव बात कर रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात हिसाब से प्रश्न है। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को, इसलिए यहाँ पे आंसर 22 जनवरी 1947 है। तो जो है उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर प्रस्तावना बना संविधान की, तो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। कब रखा था, 13 दिसंबर 1946, तीसरी मुलाकात में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो आपको पता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। फिर अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि को बताइए। तो भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, अभी हमने आपको ऊपर बताया था, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी और इस अंतिम बैठक में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक्सेप्ट किया गया था। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को एक्सेप्ट किया गया था। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था, तो आपको पता है इसका आंसर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। ऊपर 2 वर्ष 11 महीने 17 दिन दिया था तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, 2 11 18 ही है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो ये प्रश्न आपने देखा है, आया था जो हमने HMHT का हेड टीचर का पेपर आपको कराया था। तो संवैधानिक सलाहकार भारतीय संविधान के निर्माण के समय कौन थे, तो जो है BN राव संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे। फिर आगे बात करते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, पूरा नाम था इनका बेनेगल नरसिंह राव, BN राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे। फिर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत कब किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था, तो स्वीकृत की जब बात पूछेगी तो आप बताइए क्या आंसर होगा, सोचिए। और यहाँ पे बात करेंगे जब स्वीकृत करने की बात आएगी तो 26 नवंबर 1949। अंगीकृत, स्वीकृत, तो ये सब 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1949 को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, संविधान प्रभावी हुआ। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। और 30 जून 1948 क्या है, तो 30 जून 1948 वह डेट है जब क्लेमेंट एटली की घोषणा हुई थी कि जो हम 30 जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, तो बताइए। तो फिर से वही आंसर 26 नवंबर 1949। अपनाने की बात की रही, अंगीकार शब्द आपने पढ़ा था अभी संविधान की प्रस्तावना में, तो अंगीकार का मतलब ही होता है अपनाना। तो अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949 को। ये कन्फ्यूजन आपको नहीं रहनी चाहिए, इसीलिए प्रश्न यहाँ पे आपके सामने लाया गया है कि आप 26 जनवरी 1950 न लगा बैठे। जब पूछेगा प्रभावी कब हुआ, लागू कब हुआ, तब आपका 26 जनवरी 1950 होगा। बाकी किस तिथि को अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। संविधान की प्रस्तावना में हमने ऑलरेडी आपको दिखा दिया। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, अब यहाँ पूछा गया लागू कब हुआ, तो लागू जब आएगा तो 26 जनवरी 1950, या प्रभावी कब हुआ तो 26 जनवरी 1950। फिर संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था, तो आपको पता है कि लाहौर का कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 याद कीजिए, रावी नदी के तट पर चलिए लाहौर में, और जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में तिरंगा झंडा फहराया गया था। और जो है 2 जनवरी 1930 को कांग्रेस की मीटिंग हुई और फैसला किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस या स्वाधीनता दिवस मनाएंगे, क्योंकि पहली बार जो है कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की बात की है, पूर्ण स्वतंत्रता की बात की है ब्रिटिश सरकार से। तो 26 जनवरी के दिन जो है संविधान को लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। कुल मिला के एक यादगार चीज़ थी, तो इसीलिए जो इस दिवस को चुना गया कि 26 जनवरी को ही चुन लेते हैं। बढ़िया दिन था, हम लोगों ने पहली बार वो जश्न मनाया था आज़ादी वाला,
भले आज़ाद नहीं थे लेकिन हमने मनाया था, तो संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए किया गया था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। और जब 26 जनवरी 1950 को चूंकि संविधान लागू हो गया, तो इसलिए अब उससे हम उसको गणतंत्र दिवस मनाते हैं। चूंकि भारत तो आज़ाद 15 अगस्त 1947 को हो गया, तो टेक्निकली देखा जाएगा तो स्वतंत्रता दिवस अब कब मनाते हैं, 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो ये भी प्रश्न आपसे कई बार पूछा गया है। फिर अब भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो भारतीय संविधान दिवस तब मनाया जाता है जब संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकार किया गया था, स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949। तो 26 नवंबर को ही जो है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था, तो संवैधानिक सभा द्वारा, जिसको संविधान सभा भी बोलते हैं। तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था, कब अपनाया था, 26 जनवरी 1949। यहाँ पे शब्द भी लिखा गया अपनाया, यानी अंगीकृत और अधिनियमित, चाहे अधिनियमित भी आएगा तो भी 26 जनवरी 1949। फिर अब भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था, तो अधिनियमित वर्ड आया तो संविधान सभा द्वारा फिर से हो जाएगा। तो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया गया था, अंगीकृत किया गया था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी जी ने दिया था।